कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल सुनकर सबसे पहले क्या ख्याल आता है? कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत में आखिरी बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ था। राजधानी दिल्ली में कॉमनवेल्थ के बारे में एक सामान्य समझ चलती है। इसे ऐसे देशों का गुट माना जाता है जो अतीत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कॉमनवेल्थ का हर सदस्य ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था। इसका उल्टा भी उतना ही सच है, यानी ब्रिटेन का हर उपनिवेश कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है। थोड़ा पेचीदा मामला है। आज के एपिसोड में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। वैसे आज हम कॉमनवेल्थ की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वजह अफ्रीका से जुड़ी है। अफ्रीकी महाद्वीप के दो देश गबोन और टोगो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दिलचस्प ये है कि इन दोनों देशों पर ब्रिटेन का शासन कभी नहीं रहा। गबोन और टोगो फ्रांस के उपनिवेश थे। हालिया समय तक यहाँ पर फ्रांस का प्रभाव था। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फ्रांस से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी? इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। साथ में जानेंगे कॉमनवेल्थ क्या है और इसकी अहमियत क्या है, गबोन और टोगो का उपनिवेशों का इतिहास क्या कहता है और दोनों देशों ने कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने का फैसला क्यों किया। नमस्ते, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। जहां हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन पर बात करने वाले हैं। आगे चलने से पहले हम इतिहास समझ लेते हैं। यूरोप के औपनिवेशिक ताकतों में ब्रिटेन का किरदार सबसे प्रबल रहा। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पीक पर था। दुनिया के 20% हिस्से पर उसका नियंत्रण था। इसमें भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मुल्क शामिल थे। इसके अलावा कई छोटे मुल्क ब्रिटेन का शासन झेलने के लिए अभिशप्त थे। फिर आया साल 1864। उस समय कनाडा अलग अलग कॉलोनियों में बटा हुआ था। कनाडा के दक्षिण में अमेरिका, उसने पहले ही ब्रिटेन से आज़ादी हासिल कर ली थी। वो मजबूत स्थिति में था। कनाडा की कॉलोनियों को डर हुआ कि अमेरिका उनके ऊपर हमला कर सकता है। नोवा स्कॉटिया, न्यू ब्रूंसविक और कनाडा साथ मिलकर अपनी सेना बनाना चाहते थे। वो अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर व्यापार भी करना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के साथ बातचीत शुरू की। ब्रिटेन को लगा कि अगर शर्त नहीं मानी तो विद्रोह भी हो सकता है। इससे बचने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। जुलाई 1867 में ब्रिटेन ने कॉलोनियों की शर्त मान ली, लेकिन यूनाइटेड कनाडा को उसने अपना डोमिनियन बना लिया। इससे कनाडा के स्वशासन का अधिकार मिल गया। अब वो अपना हिसाब से कानून बना सकता था, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने अपनी वीटो पावर बरकरार रखी थी। इन कानूनों को क्राउन की मंजूरी जरूरी थी। कालांतर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूफाउंडलैंड, साउथ अफ्रीका और फ्री आयरिश स्टेट को भी डोमिनियन का स्टेटस मिला। हालांकि ये देश इतने से ही खुश नहीं थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसमें डोमिनियन स्टेटस ने ब्रिटेन की तरफ से हिस्सा लिया था। उन्होंने बराबर अनुपात में नुकसान झेला था। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उसमें राष्ट्रवाद की भावना पनपी। वो अपने मामलों में कोई बाहरी दखल नहीं चाहते थे। इस मांग के बीच अक्टूबर 1926 में लंदन के इंपीरियल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इन मीटिंग में डोमिनियन स्टेटस के प्रधानमंत्री हिस्सा लिया करते थे। आर्थर बालफोर लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल थे। इस नाते प्रीवी काउंसिल की मीटिंग्स की अध्यक्षता की जिम्मेदारी उनकी थी। 1926 की मीटिंग में डोमिनियन स्टेटस को और अधिकार देने का फैसला लिया गया। उनके बीच इस बात पर सहमति बनी कि सभी देश एक बराबर होंगे। वे अपने मसलों पर फैसला लेने के लिए आज़ाद होंगे। बस वे ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार बने रहेंगे। चूंकि ये निर्णय आर्थर बालफोर के नेतृत्व में हुई बैठक में लिया गया था, इसी वजह से इसे बालफोर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में बालफोर डिक्लेरेशन को औपचारिकता का अमलीजामा पहना दिया गया। इसी साल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अधिकारी तौर पर स्थापना हुई। एक तथ्य और, भारत भी 1926 वाली मीटिंग का हिस्सा था, लेकिन उसने समझौते पर दस्तखत नहीं किए। दरअसल भारत में पूर्ण आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। भारत किसी भी तरह से ब्रिटेन का दखल नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को इससे दूर रखा।
15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह आज़ाद हो गया। उसने राजशाही की बजाय गणतंत्र का रास्ता चुना। भारत ब्रिटिश क्राउन को कॉमनवेल्थ का प्रेसिडेंट मानने के लिए तैयार था, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर नहीं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने संसद में दिए भाषण में कहा, आज के समय में दुनिया में हर तरफ विनाश का काम हो रहा है। हम हर समय युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं। जो सामूहिकता पहले से चली आ रही है, उसे तोड़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। भारत अपनी शर्तों पर कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनना चाहता था। 1949 में इसकी शर्त मान ली गई। सदस्य देशों ने लंदन डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इसके तहत पाकिस्तान, भारत और सीलोन, जिसे अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, को आज़ाद और बराबरी के सदस्य के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। नए सदस्यों के शामिल होते ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से ब्रिटिश शब्द हटा लिया गया। इस तरह कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन या कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई। इस बदलाव ने नए सदस्यों की एंट्री को और आसान बना दिया। अब वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ लिए बिना भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन सकते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन की कॉलोनियों में आज़ादी की मांग जोर पकड़ने लगी थी। ब्रिटेन की अपनी स्थिति भी कमज़ोर हो रही थी। वो देश से बाहर शासन चलाने में सक्षम नहीं रह गया था। इसके चलते उसके हाथ से देश एक एक कर बाहर निकलने लगा। हालांकि आज़ादी मिलने के बाद भी उन्होंने ब्रिटेन के साथ पूरी तरह नहीं छोड़ा। वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गए। फिलहाल क्या स्थिति है? वर्तमान में 54 देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। टोगो और गबोन के आने के बाद ये संख्या 56 हो जाएगी। इन देशों की कुल आबादी 2.5 करोड़ से अधिक है, यानी दुनिया की आबादी का लगभग 30%। कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों की कुल जीडीपी $10 ट्रिलियन है। ये दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 14%। ब्रिटेन और भारत के पास इसका आधा हिस्सा है। कुल 15 देशों में ब्रिटिश क्राउन को हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा मिला है। इनमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश भी हैं। 5 देशों के पास अपना राजतंत्र है, जबकि 36 देशों में गणतंत्र है। कॉमनवेल्थ की अहमियत क्या है? कॉमनवेल्थ का स्वरूप बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से काफ़ी अलग है। ये सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, लोकतंत्र, फ्री ट्रेड, गरीब और हेल्थ से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देता है। समय के साथ कॉमनवेल्थ की उपयोगिता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। संगठन के ऊपर सदस्य देशों में मानवाधिकार उल्लंघन को दरकिनार करने के आरोप भी लगते हैं। इसके बावजूद इसने अपना अस्तित्व बचाए रखा है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। रूटीन काम सेक्रेटरी जनरल के जिम्मे होता है। उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों के नेताओं के द्वारा 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। कॉमनवेल्थ की सबसे बड़ी बॉडी है द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। इसकी हर 2 साल पर मीटिंग होती है। इसमें संगठन से जुड़े सभी अहम फैसलों पर चर्चा होती है। इस बार की बैठक रवांडा में 22 से 25 जून के बीच हुई। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ हर 4 साल पर सदस्य देशों के खिलाड़ियों के बीच गेम्स का आयोजन भी करता है। इस साल का आयोजन बर्मिंघम में होना है। अब गबोन और टोगो की सदस्यता के बारे में जान लेते हैं। गबोन और टोगो दोनों कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे। उनके ऊपर फ्रांस का शासन था। इससे पहले 1995 में मोजाम्बिक और 2009 में रवांडा ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली थी। मोजाम्बिक में पुर्तगाल की कॉलोनी थी, जबकि रवांडा में पहले जर्मनी और बाद में बेल्जियम ने शासन किया था। सवाल ये आता है कि दोनों देशों ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता क्यों ली? दरअसल गबोन और टोगो में लंबे समय से फ्रांस के खिलाफ माहौल बन रहा है। अफ्रीका के साहेल में फ्रांसीसी सैनिकों की मौजूदगी के खिलाफ भी प्रदर्शन चल रहा है। उनके लिए कॉमनवेल्थ एक विकल्प की तरह उभरा है। अगर विकास के पैमाने पर देखें तो दोनों देशों के सामने रवांडा का उदाहरण है। सदस्यता लेने के 13 सालों के भीतर ही रवांडा को कॉमनवेल्थ समिट होस्ट करने का मौका मिला है। यहाँ पर एक विडंबना भी सामने आती है। कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने के लिए डेमोक्रेसी सबसे बड़ी शर्त है। रवांडा में पिछले 22 सालों से पॉल कगामी का शासन है। उनके ऊपर तानाशाही बरतने के आरोप लगते हैं। इसके बावजूद कॉमनवेल्थ उन्हें नज़रअंदाज करता आता है। गबोन और टोगो में भी तानाशाही शासन का लंबा इतिहास रहा है। क्या कॉमनवेल्थ और गबोन और टोगो एक दूसरे की उपेक्षाओं पर खड़े उतर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। ये था हमारी बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नेटो से है।
तुर्की से फिनलैंड और स्वीडन पर लगाया वीटो हटा लिया गया है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए सभी मौजूदा सदस्यों का अप्रूवल जरूरी है। नेटो में फिलहाल 30 देश हैं, बाकी देश तो रजामंद हो गए हैं, लेकिन तुर्की ने इसकी सदस्यता का विरोध किया है। उसका कहना था कि दोनों देशों तुर्की के दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं, इससे हमारी सुरक्षा को खतरा है। नेटो में शामिल करने का मतलब ये होगा कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। तुर्की के विरोध के बाद समझाइश शुरू हुई। एक हफ्ते तक रूठने मनाने का दौर चलता रहा। आखिरकार 28 जून को तीनों देशों का समझौता हो गया। तुर्की का दावा है कि उसने अपनी सभी शर्तें मनवा ली हैं। समझौते के मुताबिक फिनलैंड और स्वीडन तुर्की को हथियार बेचने पर लगाया एम्बार्गो हटा लेंगे। अब तुर्की इन देशों से हथियार खरीद सकेगा। दोनों देश कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और पीपल्स डिफेंस यूनिट से सपोर्ट हटा लेंगे। तुर्की ने पीकेके और वाईपीजी को आतंकी संगठनों की लिस्ट में रखा है। स्वीडन में 1 लाख से अधिक कुर्द शरणार्थी रहते हैं। तुर्की का कहना है कि जो लोग पीकेके या वाईपीजी से जुड़े हैं उन्हें हमारे हवाले किया जाए। स्वीडन और फिनलैंड ऐसे लोगों के प्रत्यार्पण के लिए भी तैयार हैं। दोनों देश आतंकवाद से जुड़े कानूनों में बदलाव करेंगे। स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के लिए भी राजी हैं। तीनों देश मिलकर जस्टिस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पर साझा मैकेनिज्म बनाएंगे। इसके अलावा फिनलैंड और स्वीडन यूरोपियन यूनियन में तुर्की के लिए लॉबिंग करेंगे। ये तो हुई शर्तें। स्वीडन और फिनलैंड कब तक नेटो के सदस्य बन जाएंगे और इससे जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? 29 जून को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नेटो की बैठक शुरू हुई। इससे आधिकारिक तौर पर स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनने का इनविटेशन दिया जाएगा। इसके बाद दोनों देश नेटो में मिलने के लिए समझौते पर दस्तखत करेंगे। अब से नेटो में सिर्फ यूरोप के देशों को ही सदस्यता मिल सकती है। इसके अलावा नए आवेदक देश को हर एक मौजूद सदस्य की हामी जरूरी है। स्वीडन और फिनलैंड ने दोनों अहर्ताएं पूरी कर ली हैं, अब बस कागजी कार्रवाई बाकी रह गई है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जितनी जल्दी दोनों देश नेटो की बाकी शर्त पूरी कर देंगे उतनी जल्दी उन्हें सदस्य बना लिया जाएगा। नए मेंबर्स को जोड़ने से असर क्या पड़ेगा? जानकारों की माने तो नेटो रूस को सबसे बड़े खतरों के तौर पर देख रहा है। फिनलैंड और स्वीडन अभी तक न्यूट्रल थे, लेकिन हालिया रूस यूक्रेन के बाद से उनका मन बदल गया। फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से लगती है। फिनलैंड के बगल में स्वीडन है। रूस ने धमकी दी थी कि अगर इन्होंने अपनी न्यूट्रल स्थिति छोड़ी तो अंजाम बुरा होगा। हमले की आशंका के बीच दोनों देशों ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया। इससे नेटो रूस की पश्चिमी सीमा पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकता है। ये रूस के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। दूसरी सुर्खी सिविल वॉर से जुड़ी है। 2 अपडेट्स हैं। पहली का संबंध सीरिया से है। यूनाइटेड नेशन ने सीरिया के सिविल वॉर पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के सिविल वॉर में पिछले 10 सालों में 3 लाख से अधिक आम नागरिकों की जान गई है। ये सीरिया की कुल आबादी का 1.5% है। अगर औसत निकाला जाए तो हर दिन 83 लोगों की हत्या हुई है, इनमें से 18 बच्चे थे। ये आंकड़ा मार्च 2021 तक का है। सिविल वॉर अभी भी चल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये आंकड़ा काफी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ उन मौतों को शामिल किया गया है जिसमें सीधे तौर पर युद्ध की वजह से हुई है, मसलन हवाई हमले, मुठभेड़, टॉर्चर आदि। सिविल वॉर के कारण सीरिया के लोगों तक बुनियादी चीजें नहीं पहुंच रही हैं। भुखमरी, अस्पताल की कमी, प्रदूषण जैसी समस्याओं के कारण हुई मौतों को यूएन ने अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा नॉन सिविलियन मौतों को भी गिनती से अलग रखा गया है। ये आंकड़े सिविल वॉर की भयावह स्थिति को दर्शाते हैं। हम दुनियादारी में सीरिया की सिविल वॉर के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी अपडेट कोलंबिया से है। ट्रूथ कमीशन ने कोलंबिया के सिविल वॉर पर अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में क्या है ये आगे बताएंगे। पहले सिविल वॉर का इतिहास जान लेते हैं। कोलंबिया में 1964 के साल में हिंसक मार्क्सवादी आंदोलन शुरू हुआ। इसका नेतृत्व रेवोल्यूशन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के हाथों में था। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 1990 के दशक में इसमें ड्रग गैंग्स और हथियारबंद गिरोहों की एंट्री हुई। इसके चलते माहौल और बिगड़ा।
2016 में FARC और सरकार ने आपस में शांति समझौता कर लिया। इसी डील के तहत ट्रूथ कमीशन का गठन किया गया। इसको सिविल वॉर के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघन की पड़ताल का काम सौंपा गया था। कमीशन ने 6 बरस में 14,000 से अधिक पीड़ितों, मिलिट्री फोर्सेस और पूर्व लड़ाकों से बात की। अब उनकी रिपोर्ट पूरी हो गई है। इसके मुताबिक कोलंबिया के सिविल वॉर में 4.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। 1985 से 2018 के बीच 1,20,000 से अधिक लोग गुमशुदा हो गए थे। 50,000 से अधिक लोगों का अपहरण किया गया। इसके अलावा 77 लाख से अधिक लोग विस्थापन का शिकार हुए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 2016 की पीस डील की पूरी तरह लागू करने और बचे कुचे विद्रोही गुटों से बातचीत की सिफारिश की है। कोलंबिया के अगले राष्ट्रपति गुस्ताव पेत्रो भी इस समय तक M19 नामक विद्रोही गुट का हिस्सा थे। M19 ने बाद में हथियार डाल दिए थे। इसके बाद ही पेत्रो राजनीति में आए थे। रिपोर्ट जारी किए जाने के समय पेत्रो भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि उनकी सरकार कमीशन की सलाहों को गंभीरता से लेगी। ये कोलंबिया में शांति के लिए बेहद जरूरी है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी फिलीपींस से है। फिलीपींस की सरकार ने न्यूज साइट रैपलर को बंद करने का आदेश दिया है। ये आदेश 28 जून को आया। 29 जून को मौजूदा राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते का कार्यकाल खत्म हो रहा है। रैपलर ने दुतर्ते के वॉर ऑन ड्रग्स में मारे गए बेगुनाह नागरिकों के हक में जरूरी रिपोर्ट्स छापी थी। उनके काम के लिए 2021 में रैपलर की को-फाउंडर मारिया रेसा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। जब मारिया को प्राइज मिला तब दुतर्ते ने उन्हें बधाई भी दी थी। रेसा को नोबेल रूसी पत्रकार दमित्री मुराटोव के साथ संयुक्त मिला था। दिलचस्प ये है कि दोनों को अपनी अपनी सरकार का विरोध झेलना पड़ा है। मुराटोव का अखबार नोवाया गजेटा रूस में बंद किया जा चुका है, जबकि मारिया रेसा के सामने शटडाउन का आदेश रखा हुआ है। आदेश आने के बाद उन्होंने कहा कि उनका संस्थान काम करता रहेगा। वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। ये रैपलर पर विदेशी स्वामित्व में हेराफेरी का आरोप है। संस्थान का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। जहां तक रैपलर की बात है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चर्चा के जरिए बदलाव का रास्ता तैयार करना। रैपलर की स्थापना 2012 में हुई थी। 2016 में दुतर्ते राष्ट्रपति बने। कार्यकाल की शुरुआत में ही उन्होंने वॉर ऑन ड्रग्स शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में लोग गायब हो गए। इसमें सरकार के विरोधियों को भी निशाना बनाया गया। रैपलर ने इन्हीं घटनाओं का सच उजागर किया। उन्होंने दुतर्ते के भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया। दुतर्ते इससे नाराज रहने लगे। उन्होंने रैपलर को फेक वेबसाइट तक बता दिया। आरोप ये भी लगे कि रैपलर का मालिकाना हक विदेशियों के पास है। फिलीपींस के संविधान के मुताबिक स्थानीय मीडिया में सिर्फ फिलीपींस मूल के लोग या उनके द्वारा संचालित कंपनियां ही निवेश कर सकती हैं। शटडाउन के आदेश के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सरकार से आदेश वापस लेने की अपील की है। 30 जून को फिलीपींस में सरकार बदल रही है। पूर्व तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस का बेटा मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति बनेगा, जबकि दुतर्ते की बेटी सारा दुतर्ते उपराष्ट्रपति बनेंगी। जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति में रैपलर की राहत मिलने की संभावना कम ही है। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।